दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा कि प्रतिदिन आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न समाचार पत्रों में जो कुछ आता है उसका निचोड़ बताया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। कुछ खबरें मेरे द्वारा कलेक्ट की गई हैं विभिन्न समाचार पत्रों से, उसके बारे में बताऊंगा। कुछ जानकारी परिणाम के बारे में कलेक्ट की गई है, उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यूपी, बिहार, राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। साथ साथ दिल्ली की प्रमुख खबरों के बारे में भी आपको बताया जाता है। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं, सही और सटीक चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पहली खबर है कि प्रदेश के 16 लाख बेरोजगारों की आंसर की से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन पर टिकी निगाहें। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रीट परीक्षा की बात कर रहा हूँ। देखिए भैया, रीट परीक्षा का आयोजन हो चुका है। परीक्षा शांतिपूर्वक हुआ है। कुछ जगहों पर चुटपुट घटनाएं देखने को मिली। शासन प्रशासन ने जिस तरह से अब की बार व्यवस्था की थी वह सराहनीय योग्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीट परीक्षा से जुड़ा है मामला। पहली बार 2 पारियों में परीक्षा होने से शुरू हुआ विवाद। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? 2 या 2 से अधिक पालियों में जब परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया कि पेपर कभी टफ आ जाता है, कभी थोड़ा इजी आ जाता है, तो इस पर भी विवाद शुरू हो जाता है। इसलिए उसको समतुल्य बनाने के लिए, उसे सामान्य बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो 10% बेरोजगार को हो सकता है नुकसान। रीज़न वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर को लेकर टफ आता है, कुछ इजी आ जाता है, कुछ मीडियम रहता है, तो इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस पाली में होता मैं तो मेरे नंबर अच्छे आते, मैं सेलेक्ट हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इन्हीं सबसे बचाने के लिए, इन्हीं सोच को समाप्त करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे, किस बारे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, क्या रिकॉर्ड रहा है, पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। नॉर्मलाइजेशन होगा, आप लोग परेशान मत होइए। अगली अपडेट है जांच प्रमाण पत्र को लेकर। देखिए, जांच प्रमाण पत्र पर अब पटवारी की रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जांच प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जयपुर शहर के लोगों को अब तहसील ऑफिसों में पटवारियों के यहाँ धक्का नहीं खाना पड़ेगा। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने इन सर्टिफिकेट के लिए पटवारी रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। पटवारी रिपोर्ट की एवज में कई ई मित्र संचालन आवेदक से ही कुछ रकम तक लेते थे। ऐसा आप लोग जानते होंगे कि कोई रिपोर्ट लगवाने लेखपाल के पास जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इन्हें लेखपाल कहते हैं और राजस्थान में इन्हें पटवारी कहते हैं। तो जो पटवारी के पास रिपोर्ट लगवाने के लिए जाते हैं तो घूस मांगते हैं। कई घटनाएं देखने को मिली हैं। तो इन घूस से बचाने के लिए, लोगों को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया है। तो कलेक्टर से जारी आदेशों के बाद जयपुर शहर के हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आदेशों में कलेक्टर ने हवाला दिया कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज एरिया में रहने वाले लोगों को जांच प्रमाण पत्र जैसे SC, ST, OBC, EWS, अल्पसंख्यक आदि का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पटवारी की रिपोर्ट करवानी पड़ती है, जिसके लिए लोगों को परेशानी होती है, पैसे वसूले जाते हैं। इन सब से बचाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि शहरी एरिया में रहने वाले अधिकांश लोगों के पास कृषि भूमि नहीं होती है। तो भैया, अब आपको पटवारी के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आसानी से आपका जांच प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, OBC, SC, ST इत्यादि बन जाएगा। एक और रीट परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले युवाओं को लेकर है, उनके भविष्य का क्या होगा, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। रीट की वजह से 25,000 युवा नहीं बन पाएंगे शिक्षक। रिजल्ट में देरी से 12 लाख युवाओं का अटका भविष्य। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में खाली चल रहे शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सरकार ने विद्या संबल योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के लगभग 50,000 सरकारी स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के 60,000 पदों पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नियुक्त किए जाने वाली है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी में बीएड के साथ रीट पास होने की अनिवार्यता के बाद लेवल 2 के लिए शिक्षकों की किल्लत हो गई है। दरअसल राजस्थान में अब रीट परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को 3 साल का पात्रता सर्टिफिकेट दिया जाता था।
जिसके बाद से घोषणा हुई कि इसे आजीवन कर दिया गया है। लेकिन अब तक रीट का रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में इस बार लेवल 2 परीक्षा में शामिल होने वाले 11 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, भविष्य चूर चूर हो गया है। जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया है। अब रीट का रिजल्ट कब तक आएगा? जैसे रीट का आयोजन हुआ कब तक आएगा? तो भैया जो मुझे जानकारी मिली 2 से 3 माह का वक्त लगेगा। नवंबर या दिसंबर माह में रिजल्ट आने की संभावना है, नवंबर या दिसंबर तक। तो आपको नवंबर दिसंबर माह तक वेट करना पड़ेगा। अगली अपडेट शिक्षक भर्ती को लेकर है। शिक्षक भर्ती में बेरोजगारों की 290 करोड़ वापस होंगे, बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी। वर्ष 2012 में 72,825 प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के रूप में लिए गए 290 करोड़ रुपए वापस करने की कवायद फिर तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सूबे के सभी डाइट प्रचारों और बीएससी को पत्र भेजकर अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क वापस करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 31 जुलाई तक बीएससी कार्यालय में आवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। यह आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों को करना होगा जिन्होंने 22 दिसंबर 2018 तक आवेदन नहीं किया था। तो सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार अभ्यर्थियों की ओर से शुल्क वापसी के लिए उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का मिलान एक्सेल डेटा से होने के बाद 16 दिसंबर 2018 से 22 दिसंबर 2018 तक फीस वापसी के लिए प्राप्त वैध आवेदन पत्रों के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। पहली बार नवंबर 2011 में टीईटी मेरिट पर 72,825 प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए थे। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर फरवरी 2012 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन ने को गिरफ्तार कर लिया गया था। टीईटी मेरिट की बजाय एकेडमिक मेरिट पर भर्ती करने का निर्णय लिया, तो उन्हीं का जो है अब पेमेंट वापस किया जाएगा। अब यह भर्ती साफ हो चुकी है, आपको मालूम होगा भर्ती साफ हो चुकी है। अब पेमेंट कब से वापस होगा इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं कि इस तारीख से होगा, लेकिन हाँ वापस करने की कवायद एक बार फिर तेज हुई है। अगली अपडेट है यूपीपीसीएस 2021 के इंटरव्यू को लेकर। देखिए यूपीपीसीएस 2021 का इंटरव्यू 2022 में चल रहा है। आपको मालूम होगा किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, एक से एक सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा अगर आपने अपने तार्किक बौद्धिक क्षमता का उपयोग नहीं किया। आपको बता दें पूछा गया कि कंप्यूटर में कितनी बिजली खर्च होती है और प्रोसेसर कितनी बिजली लेता है। हिंदी कमज़ोर पड़ती जा रही है। आप इसके लिए व्यक्तिगत और एसडीएम के तौर पर कुछ प्रयास करेंगे। अपनी संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? आपके आदर्श व्यक्ति परिवार से अलग कौन है? महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज पढ़ी है? क्योंकि आपने आदर्श व्यक्ति में गांधी जी का नाम लिया था, वह किस स्टाइल में लिखी है? तो डेटा स्थिरीकरण के बारे में पूछा गया। आप तकनीकी का प्रयोग शिक्षा और हेल्थ में कैसे करेंगे? इत्यादि प्रकार के प्रश्न पूछे गए जो कि आपके बौद्धिक क्षमता और कुछ यूनिक सवाल थे। मैं यूनिक इसे मानूंगा। इस तरह के सवाल पूछे जाना चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते हो, इसका मतलब है आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तभी तो मुख्य परीक्षा पास किए हैं। लेकिन आपकी बुद्धि कितनी काम करती है? देखिए पढ़ा होना अलग बात है और तार्किक प्रयोग करके बौद्धिक क्षमता के अनुसार कार्य करना अलग बात है। आप किसी एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को समझाना, पब्लिक को मोटिवेट करना, ये आपके बस की बात है या नहीं, आपके तार्किक बौद्धिक क्षमता के बाद ही पता चलेगा। इसलिए इंटरव्यू लिया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो पढ़ना अलग बात होता है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को समझाना अलग बात होता है। क्योंकि एसडीएम प्रशासनिक पद है और आप फील्ड में जाएंगे तो लोगों को कैसे समझाएंगे, अधिकारियों से कैसे वार्ता करेंगे, काश्तकारों से कैसे मिलेंगे, इस पर भी एक सोचने का विषय। इसलिए इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगली अपडेट है एकेटीयू को लेकर। एकेटीयू की परीक्षा आज से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रबंधिकी विधि विश्वविद्यालय सम सेमेस्टर स्नातक प्रास्नातक के रेगुलर कैरियर के द्वितीय चरण के पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 29 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। वहीं बीटेक व बीफार्मा द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी शुक्रवार से शुरू हो रही है। 22 अगस्त तक चलने वाली परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 123 सेंटर बनाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ
कि परीक्षाओं में विलंब होने का कारण है कोरोना। देखिए पिछले रिकॉर्ड से ही परीक्षाएं विलंब से हो रही, इसलिए इसमें भी विलंब आपको देखने को मिल रहा होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ डीएलएड को लेकर। देखिए डीएलएड में सीटें खाली क्यों रह रही हैं। आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 साल से सीटें नहीं भर पा रही। देखिए डीएलएड करने के बाद कोई इसको भैया नजर नहीं आता, सरकार भर्ती नहीं करना चाहती है। डीएलएड करके माछी मारेंगे, बीएड कर लेंगे तो विभिन्न भर्तियों में आपको शामिल होने का मौका मिलता है, लेकिन डीएलएड करने के बाद आप माछी मारने लायक रहते हैं। मच्छी मारिए, या तो जाकर ताल में मछली मारिए, या तो जाकर सब्जी की दुकान लगाई। डीएलएड करने के बाद इससे ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है। आपने डीएलएड किया, प्राथमिक के लिए एलिजिबल है, प्राथमिक में भर्ती नहीं आई तो आप माछी मारिए। इसलिए डीएलएड से स्कोप घट रहा है और बीएड का स्कोप बढ़ रहा है। बीएड करने के बाद आपके पास कई रास्ते हैं, लेकिन डीएलएड करने के बाद प्राथमिक के सिवा कोई रास्ते नहीं है। इसलिए 4 साल से सीटें नहीं भर रही वर्तमान सरकार में। जब दूसरी सरकार थी तो आप देख लीजिए सीटें खाली नहीं रहती थी, लोग इंतजार करते थे कि मेरिट घट जाए, मेरिट घट जाए, मेरिट घट जाए। आज इनके राज में 4 साल से सीटें नहीं भर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि भर्ती देना नहीं चाहते हैं। ईमानदारी बताओ, भर्ती देना नहीं चाहते हैं, इसलिए सीटें नहीं बढ़ रही हैं। बीएड का स्कोप बढ़ रहा है और डीएलएड का स्कोप बढ़ रहा है। अभी आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, 22 करोड़ ने आवेदन किया, 7 लाख उसको नौकरी मिली। किसे नौकरी मिली इसका भी कोई डाटा फाटा नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। एक और महत्वपूर्ण खबर आपको देना चाहता हूं यूपी SSSC की, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यूपी SSSC एनएम रिजल्ट पर काम लगभग कंप्लीट हो गया है। शनिवार यानी कि 30 तारीख को अहम बैठक होने वाली है। 30 तारीख को बैठक के बाद आपका परिणाम जारी होने की प्रबल संभावना है। 30 को सहमति बनी तो परिणाम आएगा, नहीं तो 4 या 5 तारीख को आपका परिणाम जारी किया जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, नमस्कार।